विज्ञान पीजी महाविद्यालय नारवा की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1200 ईस्वी से 1761 ईस्वी का है, इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व बाजार पर नियंत्रण प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। पिछली बार हमने पढ़ा था कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का समय सल्तनत काल कहलाता है और सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। सल्तनत काल में भारत पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जैसे राजवंशों ने राज्य किया। इसी में खिलजी वंश का जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ये एक महान शासक था। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने प्रशासन को मजबूत किया। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1236 से 1237 या 1237 ईस्वी में हुआ। इसका वास्तविक नाम अली या अली गुरशब था। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है अली या अली गुरशब। अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान बना और दिल्ली को इसने अपने राज्य की राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ईश्वर का नायक, विश्व का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा, द्वितीय सिकंदर इस्लामी, यामीनी उल खिलाफत, नासिरी उल मोमिनीन नाम की उपाधियां धारण की। छात्रों, सल्तनत काल में ये सर्वाधिक उपाधि धारण करने वाला भी शासक था। सल्तनत काल में इसने ईश्वर का नायक, विश्व का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा, द्वितीय सिकंदर इस्लामी, यामीनी उल खिलाफत, नासिरी, अमीर उल मोमिनीन नाम की उपाधियां धारण की। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति संपूर्ण भारतवर्ष पर ही नहीं अपितु विश्व पर अधिकार करना चाहता था। अतः सर्वप्रथम उसने भारतवर्ष पर अधिकार करने का निश्चय किया और उसने अपनी जो विजय नीति में सर्वप्रथम उत्तरी भारत को चुना और उत्तरी भारत पर उसने आक्रमण प्रारंभ किया। तो छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर्वप्रथम उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की जो उत्तरी भारत पर विजय थी वो विजय इस प्रकार से छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत पर विजय, उत्तरी भारत पर विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर, मालवा पर विजय प्राप्त की। उत्तरी भारत की विजय में इसकी जो प्रथम जो इसका आक्रमण है गुजरात पर आक्रमण था। उसके बाद रणथंभौर पे, चित्तौड़ पे, सिवाना, जालौर, मालवा, इस प्रकार से उसने संपूर्ण उत्तरी भारत की जो प्रबल शक्तियां थी, जो राजपूत शक्तियां थी, उन शक्तियों को इसने पराजित किया और पराजित करने के बाद में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम छात्रों सबसे पहले इसकी गुजरात विजय के बारे में देखते हैं। गुजरात विजय, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उत्तरी भारत पर विजय अभियान में सर्वप्रथम गुजरात का आक्रमण किया। 1299 ईस्वी में गुजरात के शासक करण सिंह बघेल, गुजरात का शासक कौन था? करण सिंह। किस वंश का था छात्रों? बघेल वंश का।
बघेल वंश। गुजरात के शासक करण सिंह बघेल पर 1299 में आक्रमण किया। आक्रमण इतना भयंकर था कि करण सिंह बघेल पराजित हुआ और करण सिंह बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में देवगिरी के राजा, दक्षिणी भारत में है देवगिरी, देवगिरी के राजा रामचंद्र की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया छात्रों? रामचंद्र की शरण में चला गया। गुजरात पर आक्रमण के समय उलुग खां व नुसरत खां नाम के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इन सेनापतियों ने भारी लूटपाट की और गुजरात से करण सिंह बघेल की पत्नी कमलावती, इनको कमला देवी के नाम से भी जाना जाता है, कमला देवी को पकड़ लिया और एक किन्नर मलिक काफूर नाम का भी इनके हाथ आया और कमला देवी और मलिक काफूर को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने कालांतर में कमला देवी से विवाह कर लिया। इस प्रकार से 1299 ईस्वी में उलुग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण करके उसने गुजरात के व्यापारिक नगरों को लूटा, करण सिंह बघेल की राजधानी को लूटा। करण सिंह बघेल युद्ध में पराजित हुआ और अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की शरण में चला गया। मुस्लिम सेनाओं को कमला देवी जो कि करण सिंह बघेल की पत्नी है तथा मलिक काफूर नाम का एक किन्नर हाथ में आया और मलिक काफूर तथा कमला देवी तथा अपार धन संपदा को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली में प्रस्तुत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपनी सेवा में रख लिया और कमला देवी से उसने विवाह कर लिया। छात्रों, गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन के हौसले प्रबल हो चुके थे। अब उसने राजपूताना की सबसे शक्तिशाली रियासत रणथंभौर पर आक्रमण किया। छात्रों, कहां आक्रमण किया उसने? रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया छात्रों? 1301 ईस्वी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान थे। चौहान वंश के राजा हमीरदेव चौहान रणथंभौर पर राज्य कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंभौर के अभेद गुरु को प्राप्त करना चाह रहा था, रणथंभौर की बढ़ती शक्ति को कुचलना चाह रहा था। इसलिए उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किससे हुआ? हमीरदेव चौहान से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तब उसकी सेना का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? उलुग खां तथा दूसरा सेनापति था इसका नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। मुस्लिम सेना ने इस किले को घेर लिया, परंतु 1 साल हो गए। 1 साल होने के बाद भी इस किले में प्रवेश नहीं कर पाए। तब राजपूत सेना ने भी अपना दुर्ग से भीषण प्रतिरोध किया और इसी प्रतिरोध में नुसरत खां नाम का सेनापति मारा गया। उलुग खां किले का घेरा छोड़ के भाग गया। जब इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लगी तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना दिल्ली से रवाना की और स्वयं भी रणथंभौर आया और रणथंभौर के किले को घेर लिया। काफी लंबा घेरा चलने के बाद भी किले में प्रवेश नहीं किया जा सका, विजय की आशा नहीं रही। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया। उसने हमीरदेव चौहान के सेनापति, हमीरदेव चौहान का सेनापति थे रणमल व रतिपाल। हमीरदेव चौहान के सेनापति थे रणमल व रतिपाल। इनको अपनी तरफ मिलाया और दुर्ग में प्रवेश करने का गोपनीय मार्ग पता कर लिया। इन दोनों विश्वासघातियों ने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में प्रवेश करने
जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश कर गया। अमीर देव चौहान युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में रणथंभौर पे जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में अमीर खुसरो नाम का विद्वान भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। किले में जब अमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, तब अमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने जल कुंड में कूदकर जल जोहर किया, जल जोहर। और इस प्रकार से रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। छात्रों, यहाँ पर एक जो पॉइंट आया है, जल जोहर, जोहर। पहले हम जोहर को समझते हैं। जब कोई मुस्लिम शक्ति किसी हिंदू दुर्ग पर आक्रमण करती है, तब वहाँ हिंदू दुर्ग में रहने वाली स्त्रियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अग्नि कुंड या जल कुंड में कूदकर अपने प्राण दे देती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जल जोहर। राजस्थान के इतिहास में 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान पर आक्रमण किया, उस समय अमीर देव चौहान युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी जो पत्नी है रंग देवी, उसके नेतृत्व में अनगिनत राजपूत महिलाओं ने जल कुंड में कूदकर जल जोहर किया। तो राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रथम जो जल जोहर के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? रणथंभौर में। इस किले में हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जल जोहर किया। किले रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर के किले पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अब अगला जो आक्रमण हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, उत्तरी भारत की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है चित्तौड़गढ़, उस पर आक्रमण कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के जो चित्तौड़ पर आक्रमण हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़, इस पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और इस समय चित्तौड़ के राजा हैं रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इस किले पर आक्रमण करने का कारण क्या था? रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। दूसरा कारण था चित्तौड़गढ़ का अभेद दुर्ग प्राप्त करना। तीसरा जो कारण है इस्लाम धर्म की स्थापना करना। और चौथा कारण था राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना। तो इन निम्न कारणों के चलते चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया। इस किले पर जब आक्रमण किया गया तो इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। इसके साथ अमीर खुसरो नाम का विद्वान भी था। चित्तौड़गढ़ के किले को घेरे रखा, लगातार घेरा चला, परंतु विजय की आशा नहीं रही। अंत में 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ, कितनी? 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ अग्नि कुंड में कूदकर अग्नि जोहर कर लिया। यह जोहर भारत का सबसे बड़ा जोहर, राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर कहलाता है तथा चित्तौड़गढ़ के प्रथम जोहर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। रानी पद्मिनी के साथ रावल रतन सिंह की जो प्रथम पत्नी थी रानी नागमती, उन्होंने भी जोहर किया। इस प्रकार से 1299 में गुजरात, 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार स्थापित किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब इसका जो अगला आक्रमण हो रहा है मालवा का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने इन शक्तिशाली राज्यों पर अधिकार करने के बाद 1305 ईस्वी में मालवा के शासक महालक देव पर आक्रमण किया और इसे पराजित करके मालवा पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला आक्रमण हो रहा है सिवाना का अभेद दुर्ग वर्तमान समय में राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है।
कमालुद्दीन गुर्द के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण करता है। सिवाना पर इस समय चौहान वंश के राजा शीतलदेव चौहान का राज्य है। इसका राज्य है शीतलदेव चौहान। सिवाना के शासक है ये शीतलदेव चौहान का राज्य है। सिवाना के दुर्ग को घेर लिया जाता है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्गम दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से काम लिया और छल कपट का सहारा लेते हुए उसने भाईला कुमार नाम के व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया और भाईला कुमार ने किले में प्रवेश करने का मार्ग बता दिया, जिसके कारण मुस्लिम सेना किले में प्रवेश कर गई और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शीतलदेव चौहान पराजित हुए। अगला जो आक्रमण होता है जालौर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में जालौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। इस समय जालौर में चौहान वंश के राजा कानरदेव चौहान का राज्य है। कानरदेव चौहान राजपूत शक्ति का विशेष केंद्र जालौर होने के कारण, इस्लाम धर्म की स्थापना करने के कारण तथा गुजरात के मार्ग में आने के कारण तथा अपने साम्राज्य विस्तार करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी जालौर के राजा कानरदेव चौहान पर आक्रमण करता है। जब 1311 ईस्वी में भयंकर युद्ध होता है, कानरदेव चौहान तथा इनके पुत्र वीरमदेव चौहान, कानरदेव चौहान के पुत्र थे वीरमदेव चौहान, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और राजपूत स्त्रियां क्या करती हैं, अग्नि जोहर कर लेती हैं। देखिए छात्रों, 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण हुआ इसका, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण हुआ, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण हुआ, 1305 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण हुआ, 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण हुआ, 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण हुआ। इन आक्रमणों में गुजरात में जल जोहर हो रहा है, चित्तौड़ में अग्नि जोहर, सिवाना में अग्नि जोहर और जालौर में अग्नि जोहर। राजपूत जो वीरांगनाएं हैं अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि जोहर कर रही है, जबकि राजपूत योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के अंदर खूंखार सिंह की भांति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद संपूर्ण उत्तरी भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य स्थापित हो गया। संपूर्ण उत्तरी भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य स्थापित होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो छात्रों, अब उत्तरी भारत इसके कंट्रोल में आ चुका है, अतुल धन संपदा प्राप्त हो चुकी है। अब ये क्या कर रहा है, दक्षिणी भारत पर आक्रमण करेगा। अलाउद्दीन खिलजी भारतवर्ष में प्रथम ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था, तुर्की सुल्तान था ये, जिसने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया तथा दक्षिणी भारत के राज्यों को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण, दक्षिण भारत पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। देवगिरी पर इसका आक्रमण हुआ। देवगिरी, वारंगल पर इसका आक्रमण हुआ। द्वार समुद्र पर, पांड्य देश पर अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण कर रहा है, वारंगल पर आक्रमण कर रहा है और द्वार समुद्र पर आक्रमण कर रहा है, पांड्य देश पर आक्रमण कर रहा है। सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया गया। छात्रों, जब अलाउद्दीन का चाचा व ससुर, चाचा भी था और ससुर भी था, कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, तब जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए इसे भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। देवगिरी का शासक कौन है, 1296 ईस्वी में देवगिरी का जो शासक है कौन है, रामचंद्र देव, यदुवंशी शासक है ये। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पराजित किया और इसे कर देने के लिए बाध्य किया। इसके बाद छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बन जाता है तब उन्हें एक बार
पर आक्रमण। जब ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया उस समय इसने क्या किया, वापस उन्हें 1307 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। आक्रमण का कारण क्या था छात्रों कि आपने देखा था कि जब उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके गुजरात के राजा करण सिंह बघेल को पराजित कर दिया, करण सिंह बघेल को पराजित किया, तब करण सिंह बघेल तथा उसकी पुत्री देवल देवी कहाँ पहुंच गई थी, देवगिरी के राजा रामचंद्र की शरण में पहुंच गई। भारतवर्ष में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने क्या किया कि शरण दी, किसे दी, गुजरात के राजा करण सिंह तथा उसकी पुत्री को। तो रामचंद्र ने क्या किया, शत्रु को शरण दे रखी थी और रामचंद्र देव ने दिल्ली को टैक्स देने से अर्थात लगान देने से भी मना कर दिया था। निम्न कारणों के चलते मलिक काफूर कौन था, एक किन्नर था, कहाँ से प्राप्त हुआ, गुजरात की विजय से प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपनी सेवा में रखा और उसे अपना सेनापति बनाकर दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो मलिक काफूर ने क्या किया कि एक विशाल सेना के साथ 1307 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में रामचंद्र देव को पराजित किया। करण सिंह बघेल की पुत्री देवल देवी को पकड़ लिया गया और पकड़कर दिल्ली लाया गया। इस प्रकार से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की। देवगिरी पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 ईस्वी में आक्रमण किया। कहां पर किया, वारंगल। 1309 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण किया। इस समय वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव थे जो काकतीय वंश के थे। कौन से वंश के थे, काकतीय। प्रतापरुद्र देव काकतीय वंश के शासक हैं। काकतीय वंश 1309 ईस्वी में प्रतापरुद्र देव जो कि काकतीय वंश के शासक हैं, इन पर आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा है, मलिक काफूर नाम का जो सेनापति है वो इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है। इस आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी को 300 हाथी 7000 घोड़े प्राप्त हुए। जब वारंगल पर आक्रमण किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी को 300 हाथी प्राप्त हुए और 7000 घोड़े प्राप्त हुए। 300 हाथी और 7000 क्या हुए, घोड़े प्राप्त हुए। तो इस 7000 घोड़े प्राप्त हुए और प्रतापरुद्र देव ने अपनी स्वयं की सोने की मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष भेंट की तथा विशाल अपार रत्न मूंगे माणिक के सोना चांदी ये बढ़कर दिल्ली के लिए भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना धन प्राप्त करके अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और ये दक्षिण भारत में उसकी बहुत बड़ी विजय साबित हुई। प्रतापरुद्र देव को पराजित करने के बाद में उसका अगला निशाना था द्वार समुद्र। जो दक्षिणी भारत की अगली जो शक्ति है वो है द्वार समुद्र। 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के राजा बल्लाल देव तृतीय पर आक्रमण किया जाता है। इस पे किया जा रहा है, द्वार समुद्र के राजा है बल्लाल देव तृतीय पर आक्रमण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण का नेतृत्व मलिक काफूर नाम का सेनापति कर रहा है। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र के शासक बल्लाल देव को पराजित कर दिया। इसके बाद में जो दक्षिण भारत की अंतिम शक्ति थी पांड्य देश में वीर पांडे तथा सुंदर पांडे नाम के दो भाइयों में गृह युद्ध चल रहा था, अर्थात उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांडे का साथ दिया। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, इसने सुंदर पांडे का साथ दिया और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वीर पांडे ने देखा तो पांडे के छोड़ के भाग गया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र तथा पांड्य देश पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में एक बार पुणे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया, देवगिरी पर आक्रमण किया। आक्रमण का कारण क्या है कि राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो चुकी है और उसका पुत्र शंकर देव शासक बन चुका है। शंकर देव ने कर देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि सैनिकों को जो कर वसूल करने के लिए गए, कहा
डी तकनीक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से एक बार उन्हें देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधीन कर लिया। तो छात्रों, देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण हुए? देवगिरी पर पहला जो आक्रमण होता है 1296 ईस्वी में, दूसरा जो आक्रमण होता है 1307 ईस्वी में, तीसरा जो आक्रमण होता है 1311 ईस्वी में, अर्थात 3 बार आक्रमण करता है। 1296 में, 1307 में और 1311 में 3 बार आक्रमण करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और 3 बार आक्रमण करके इस देवगिरी नाम के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उत्तरी भारत पर गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिवाना, जालौर जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिणी भारत पर उसने आक्रमण किया। दक्षिणी भारत पर अलाउद्दीन आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। दक्षिणी भारत पर आक्रमण करके संपूर्ण दक्षिणी भारत को उसने अपने अधीन कर लिया। देवगिरी पर 1296 में, 1307 में, 1311 अर्थात छात्रों 3 बार उसने आक्रमण किया और 3 आक्रमण करके उसने देवगिरी को संपूर्ण रूप से दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। वारंगल पर आक्रमण किया 1309 ईस्वी में। इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र पर आक्रमण किया गया 1310 में। पांडे राज्य पर 1311 में आक्रमण किया और एक बार पुनः देवगिरी पर 1311 में आक्रमण करता है, अर्थात 1311 में पांडे राज्य देवगिरी पर आक्रमण करता है। इस प्रकार से उसने संपूर्ण दक्षिणी भारत को अपने अधीन कर लिया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा तुर्की सुल्तान था जिसने विशालतम साम्राज्य की स्थापना की। इससे पहले गुलाम वंश के शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तो ऐसे बड़े बड़े शासक हुए परंतु दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त कर ली। दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को 321 हाथी, 20,000 घोड़े, 2750 पाउंड धन प्राप्त हुआ। 321 हाथी दक्षिणी भारत से प्राप्त हुए से 20,000 घोड़े प्राप्त हुए तथा 2750 पाउंड में से क्या हुआ? सोना प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना को कम वेतन में रखने के लिए की नीति अपनाई और विशाल सेना को कम वेतन में रखने के लिए उसने बाजार तथा प्रशासन पर नियंत्रण प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि विशाल तथा सुदृढ़ सुरक्षित साम्राज्य यदि बनाना है तो सर्वप्रथम प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा और उसने प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई मंत्रियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों ने अपनी योग्यता के बल पर अलाउद्दीन खिलजी के विशाल साम्राज्य को लंबे समय तक खड़ा रखा। तो छात्रों, प्रशासन, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन। अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासन में सहायता देने के लिए अनेक मंत्री तथा अनेक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासन चलाने में सहायता प्रदान करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन चलाने में, संचालन करने में जो कार्य किया गया वो एक ही काम था इसका कि विशाल सेना कम पेमेंट पर अर्थात कम वेतन पर विशाल सेना किस प्रकार से रखी जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? प्रशासन के साथ साथ बाजार पर भी नियंत्रण स्थापित किया। प्रशासन चलाने के लिए इसने 4 जो बड़े मंत्री की नियुक्ति की। इसके साम्राज्य के अंदर 4 बड़े मंत्री थे। ये संपूर्ण प्रशासन की बागडोर संभालते थे तथा इनकी जो सहायता के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जैसे प्रथम इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी था वजारत। दीवान-ए-वजारत का मतलब है ये वजीर था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के बाद प्रशासन की सबसे अधिक पावर किसके पास था? दीवान-ए-वजारत के पास में था। इसका काम था राजस्व एकत्र करना और संपूर्ण जो साम्राज्य की देखरेख करना। कोई भी गतिविधि यदि घट रही है तो उसकी सूचना किसे देना? शासक सम्राट को, सुल्तान को देना। इस प्रकार का काम किसका था? दीवान-ए-वजारत का। इसका प्रमुख कार्य तो यही था कि राजस्व एकत्र करना। दीवान-ए-वजारत के बाद में जो अगला अधिकारी है दीवान-ए-इंशा।
अलाउद्दीन के समय शाही आदेशों का पालन करता था, शाही आदेशों का पालन करता था और इसकी जो सहायता के लिए दबीर नाम का, इसकी सहायता के लिए एक सचिव नियुक्त किए गए थे जिसे दबीर कहा जाता था। शाही आदेशों का पालन करवाना मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो भी आदेश जारी करता था, जिस राजा के पास में आदेश भेजता था, जिस साम्राज्य में आदेश भेजता था, जिस विदेशी देश में आदेश भेजता था, जिस अधीनस्थ कर्मचारी के पास में आदेश भेजता था, उन शाही आदेशों की पालना कौन करवाता था? दीवान हिंसा नाम का जो अधिकारी करवाता था। दीवान हिंसा की सहायता के लिए कुछ सचिव नियुक्त किए गए थे। इन सचिवों को दबीर के नाम से जाना जाता है। दबीर। इसके अतिरिक्त अगला जो बड़ा अधिकारी था दीवान-ए-रसालत। दीवान-ए-रसालत अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान-ए-वजारत, दीवान-ए-हिंसा के साथ साथ दीवान-ए-रसालत नाम का अधिकारी था। ये विदेश मंत्री था। वर्तमान में जो विदेश मंत्री काम करता है उसी प्रकार से ये भी क्या है कि कार्य करता था। जिस प्रकार अर्थात विदेश से जो राजदूत आते थे उनकी ये देखभाल करता था, विदेशों में कौन से राजदूत भेजने उनका ये निर्णय करता था। इसके अलावा विदेश में किस प्रकार की गतिविधियां घट रही है, कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत का आक्रमण तो नहीं कर रहा है, विदेशी जो राजदूत है किस प्रयोजन से भारत में आए, विदेशी जो यात्री भारत में आ रहे हैं वो किस प्रयोजन से आ रहे हैं, इन सभी का निर्णय कौन करता था, इन सभी पर देखरेख कौन करता था? दीवान-ए-रसालत नाम का व्यक्ति करता था। इसके अतिरिक्त दीवान-ए-रसालत के अतिरिक्त जो एक अधिकारी महत्वपूर्ण और था दीवान-ए-आरिज। दीवान-ए-आरिज ये एक प्रकार से सैन्य मंत्री था, मतलब सेना का मंत्री, जो सेना का मंत्री दीवान-ए-आरिज। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये प्रकार से महत्वपूर्ण पद था। सेना की भर्ती करना, किस सैनिक को किस जगह नियुक्त करना है, सेना में वेतन बांटना, सेना की साज सज्जा करना, उनको नवीनतम ऑटोमेटिक वेपन्स अर्थात अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र प्रदान करना, इस प्रकार का कार्य कौन करता था? इस प्रकार का कार्य करता था दीवान-ए-आरिज। इस प्रकार से दीवान-ए-वजारत इसलिए एक प्रकार से राजस्व मंत्री था और वजीर था, महत्वपूर्ण पद था ये। दीवान-ए-इंशा शाही आदेशों का पालन करवाता था ये। इसके अधीन काम के जो इसके सहयोगी सचिव रहते थे। दीवान-ए-रसालत ये विदेश मंत्री था, विदेशों से आने जाने वाले राजदूतों विदेशों से संबंध स्थापित करना, इस प्रकार के कार्य करता था। दीवान-ए-आरिज सैन्य मंत्री था, सेना का वेतन बांटना, सेना को साजो सामान प्रदान करना, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र प्रदान करना, इस प्रकार का काम कौन करता था? दीवान-ए-आरिज नाम का व्यक्ति करता था। इन मंत्रियों के अलावा, इन अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी भी थे जो अलाउद्दीन खिलजी को समय समय पर जानकारी प्रदान करते थे, उसके प्रशासन में सहायता प्रदान करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 प्रमुख वजीर अर्थात दीवान-ए-वजारत वजीर थे। ये महत्वपूर्ण पद है। 3 महत्वपूर्ण ये जो वजीर हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय ये थे। एक था नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति था नुसरत खां। और दूसरा जो व्यक्ति मलिक काफूर, ये क्या है? एक किन्नर है। गुजरात की विजय 1299 में गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद में ये किन्नर दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपनी सेवा में ले लिया और इसने अलाउद्दीन खिलजी को प्रभावित करके वजीर का पद भी प्राप्त किया। तो नुसरत खां, मलिक काफूर तथा ताजुल मुल्क, ये 3 प्रकार के ये 3 थे इसके ताजुल मुल्क, ये 3 इसके वजीर थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो वजीर थे प्रमुख नुसरत खां, मलिक काफूर, ताजुल मुल्क, तो इन तीनों वजीरों ने समय समय पर प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी की मदद करी तथा ये 3 ही शक्तिशाली सेनापति भी थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन की सुरक्षा के लिए, अपने प्रशासन का संचालन करने के लिए दीवान-ए-वजारत, दीवान-ए-इंशा, दीवान-ए-रसालत, दीवान-ए-आरिज नाम के जो अधिकारियों को नियुक्त किया। इन अधिकारियों की सहायता करने के लिए अन्य अधिकारी भी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 प्रमुख वजीर थे नुसरत खां, ताजुल मुल्क, मलिक काफूर।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए और कई षड्यंत्र न हो इसके लिए पुलिस व गुप्तचर की व्यवस्था भी कर रखी थी। पुलिस व गुप्तचर विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए पुलिस की नियुक्ति कर रखी थी। पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल कहलाता था। कोतवाल का कार्य नगर में आंतरिक शांति स्थापित करना था। कोई उपद्रवी व्यक्ति विद्रोह कर रहा था, उसके विद्रोह को दबाना था। गुप्तचर विभाग का अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वोच्च जो अधिकारी था वजीर-ए-मुमालिक। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? वजीर-ए-मुमालिक। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। गुप्तचर प्रणाली इतनी मजबूत थी कि कहीं पर भी कोई विद्रोह षड्यंत्र की आशंका होती थी, तुरंत ही गुप्तचर इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दे देते थे और अलाउद्दीन खिलजी तुरंत ही अपनी पुलिस तथा गुप्तचरी प्रणाली, ठोस मजबूत गुप्तचरी प्रणाली के द्वारा उस विद्रोह को दबा देते थे। तो इस प्रकार से पुलिस व गुप्तचर विभाग अत्यंत ही मजबूत था। अलाउद्दीन खिलजी न्याय के सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी खुले में न्याय करता था, सभी के सामने न्याय करता था। अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही कठोर थी, पारदर्शितापूर्ण थी। दंड विधान अत्यंत कठोर था। दंड विधान में खाल खिंचवा देना, खाल खिंचवा के उसमें भूसा भरवाना, नगर के परकोटे पर लटका देना, नगर के परकोटे से नीचे फेंक देना, गहरे गड्ढे में फेंक देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा देना, खोलते हुए तेल में फेंक देना, अंग भंग कर देना, मृत्यु दंड, जुर्माना, कारावास। इस प्रकार की कठोर न्याय व्यवस्था के कारण अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में जो अत्यंत ही कम अपराध होते थे और अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था मजबूत होने के कारण तथा कठोर दंड होने के कारण लोग अलाउद्दीन खिलजी से डरने लगे। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही प्रबल थी। सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था कौन था? सुल्तान था। सल्तनत काल में सुल्तान ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। प्राचीन काल में भी देखा होगा आपने कि अलग अलग न्यायिक अधिकारी थे, परंतु सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता था? राजा ही होता था। इसी प्रकार से सल्तनत काल में खिलजी वंश के समय सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी सुल्तान अर्थात अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद सद्र-ए-जहां काजी पूजा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद सद्र-ए-जहां काजी पूजा था। नाम का व्यक्ति क्या करता था कि न्याय करता था। सुल्तान के बाद में ये न्याय करते थे, इसके बाद में नायाब काजी। इस प्रकार से सुल्तान सद्र-ए-जहां काजी पूजा था। नायाब काजी नाम के जो व्यक्ति न्याय करते थे। गाँव में पंचायतें न्याय करती थी। इस प्रकार से क्या है कि जो न्याय व्यवस्था अत्यंत ही मजबूत कड़ी थी। न्याय व्यवस्था की कठोर न्याय होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में अपराध कम होता था। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों में भी न्याय व्यवस्था कर रखी थी, अर्थात केंद्र में तो न्याय होता ही था, प्रांतों में भी सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए उसने प्रांतपतियों की नियुक्ति कर रखी थी। प्रांतपति, काजी, पंचायतें कठोर न्याय करते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में डाक प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान था। डाक प्रणाली अत्यंत ही मजबूत थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूत डाक प्रणाली के माध्यम से अपने विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों, साम्राज्य में होने वाली हर प्रकार की गतिविधियों की तुरंत जानकारी प्राप्त की। प्रत्येक डाक चौकी पर लिपिक तथा घुड़सवार होते थे। लिपिक खबरों को लिखते थे, घुड़सवार को देते थे और वो घुड़सवार अलाउद्दीन खिलजी तक सूचनाएं पहुंचाता था। अर्थात मजबूत जो डाक प्रणाली थी, मजबूत डाक प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गांव-गांव, नगर-नगर, प्रांत-प्रांत उसने डाक व्यवस्था मजबूत कर रखी थी। इन जो डाक चौकियों पर जो पोस्ट ऑफिस होते थे, जो डाक चौकियां हैं, उन डाक चौकियों पर एक घुड़सवार होता
वाली घटनाओं की जानकारी प्रतिदिन लिखकर और घुड़सवार के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाता था, जिससे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को राज्य में घटने वाली हर प्रकार की घटनाओं, हर प्रकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जानकारी प्राप्त होने के बाद में यदि उसके खिलाफ कोई विद्रोह कर जाए या विद्रोह की आशंका है तो उसे तुरंत दबाने का प्रयास किया। तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में डाक प्रणाली का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की, दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की, क्या आपने देखा। अब विजय कैसे प्राप्त कर ली उसने? विजय उसने प्राप्त की अपने सैन्य बल पर। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना का विभाग था, सैन्य विभाग अत्यंत ही मजबूत था। अलाउद्दीन खिलजी सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? स्वयं अलाउद्दीन खिलजी सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सुल्तान, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान कौन था इस समय? अलाउद्दीन खिलजी है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हो गया। और इसकी जो सेना है, सेना में हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल, इस प्रकार के जो सैनिक थे, हाथी पर बैठने वाला सैनिक, हाथी पर बैठे रहने वाला सैनिक, घोड़े पर बैठने वाला घुड़सवार, ऊंट पर बैठ के युद्ध करने वाला पैदल सैनिक, इस प्रकार से हाथी पर बैठ के लड़ने वाला, घोड़े पर बैठ के लड़ने वाला, ऊंट पर बैठ के लड़ने वाला तथा पैदल जो सैनिक थे, इनकी एक विशाल सुसज्जित और अनुशासित सेना थी। और इसकी सेना की संख्या थी 4,75,000। ऐसा कहा जाता है कि 4,75,000 की इसकी क्या थी? सेना थी। 4,75,000 की विशाल सेना के दम पर इसने क्या किया? मंगोल जो आक्रमणकारी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उन आक्रमणकारियों पर इसने दमन किया और संपूर्ण उत्तरी तथा दक्षिणी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के योग्य सैनिक का जो वेतन था, इसके जो सैनिक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक है, इसके एक सैनिक जो भी योग्य है, उस योग्य सैनिक को क्या मिलेगा? 234 टन का, मतलब वार्षिक पेमेंट है इसका, सालाना इसको 234 टन का पेमेंट मिलेगा इसे। और एक घोड़ा जिसके पास होता था, उसे एक घोड़े वाला सैनिक क्या कहलाता था? ये यकअस्पा। 2 घोड़े वाला सैनिक क्या कहलाता था? एक घोड़े वाला सैनिक यकअस्पा कहलाता था और 2 घोड़े वाला सैनिक 2 अस्पा कहलाता था। एक घोड़े वाले सैनिक को 234 टन का प्रतिवर्ष मिलता था, जबकि 2 घोड़े वाले सैनिक को 322 टन का प्रति वर्ष पेमेंट दिया जाता था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का वेतन निर्धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा शासक था जिसने उच्च नस्ल के घोड़े अपनी सेना में भर्ती करने के लिए, उच्च नस्ल के घोड़े उसकी सेना में रहे, इसलिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त सैनिकों का हुलिया लिखने के लिए कि ये सैनिक हमारी सेना का ही है, उसका हुलिया लिखने के लिए उसने एक रजिस्टर तैयार किया, जिसके अंदर उसका पूरा बायोडाटा रखा। रंग काला है, गोरा है, तिल का निशान है, चोट का निशान है, या उसकी जो शरीर की बनावट है, उन सभी का वर्णन रखा। हुलिया उसकी शक्ल लिखने के लिए उसने एक रजिस्टर का निर्माण किया। इससे उसे ये पता चल जाता था कि ये कोई अन्य सैनिक नहीं है, ये हमारी सेना का सैनिक है, ना ही कोई विद्रोही सेना का सैनिक हमारी सेना में प्रवेश कर गया। इस प्रकार से क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया। सैन्य विभाग का उसने जो सैन्य विभाग उसका मजबूत था और सेना को अस्त्र शस्त्र पहुंचाने के लिए शस्त्रागार का निर्माण किया। सेना को अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता होती है, शस्त्रागार। सेना को अस्त्र शस्त्र पहुंचाने के लिए शस्त्रागार का निर्माण किया। इन शस्त्रागारों में जो उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे, घातक हथियार थे, जैसे धनुष, बाण, भाला, तलवार, बर्छी,
कटार, कुल्हाड़ी। इस प्रकार से शस्त्रागारों में धनुष्मान, भाला, तलवार, पर्ची, कटार, कुल्हाड़ी जैसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता था और ये अस्त्र शस्त्र सैनिकों में वितरित किए जाते थे। तो उसने जगह जगह शस्त्रागारों का निर्माण कराया ताकि सैनिकों को उचित समय पे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार से अपने सैन्य विभाग को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त जब अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों को देखा और विद्रोहियों को देखा, उसने लगातार विद्रोह कर रहे हैं, तब उसने दुर्गों की मरम्मत करवाई, अर्थात जो पुराने दुर्ग थे, दुर्गों का पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाई और नवीनतम जो दुर्ग थे उन दुर्गों का उसने क्या किया कि नवीनतम दुर्गों का निर्माण किया और पुराने जो दुर्ग थे उनका उसने मरम्मत करवाई। इस प्रकार से सीमा क्षेत्र जो जहाँ से मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे उस सीमा क्षेत्र पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया। जहाँ विद्रोही अत्यधिक विद्रोह कर रहे थे वहाँ दुर्गों का निर्माण करवाया और इसके अतिरिक्त सैनिकों की जो भर्ती होती थी, सेना भर्ती व्यवस्था, सेना भर्ती जो व्यवस्था सेना भर्ती व्यवस्था में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं उचित जांच परख करके और सैनिकों की भर्ती करता था। सैनिक की योग्यता के आधार पर होती थी, हुलिया लिखा जाता था, इनकी जानकारी के लिए रजिस्टर होता था। इस प्रकार से सेना में उचित सैनिकों की उसने भर्ती की। अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य व्यवस्था है छात्रों, उसमें अत्यंत ही मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। इसी मजबूत सैन्य व्यवस्था के कारण उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की तथा लगातार जो मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे उन आक्रमणकारियों को भी अलाउद्दीन खिलजी ने रोके रखा। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में भर्ती के लिए सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनको भर्ती किया, उनका हुलिया लिखने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया। अच्छे नस्ल के घोड़े सेना में आ सके इसलिए उनको दागने की परंपरा प्रारंभ की। एक घोड़े वाला सैनिक या कस्बा, दो घोड़े वाला सैनिक दो अस्पा कहलाता था। 4,75,000 अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी। सेना को उचित तथा अत्याधुनिक वेपन हथियार प्राप्त हो सके इसके लिए उसने शस्त्रागारों का निर्माण करवाया। शस्त्रागारों में कुल्हाड़ी, पर्ची, भाले, धनुष्मान, तलवार, खांडे, इस प्रकार के अत्याधुनिक उस समय के जो अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र थे उनका निर्माण किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में हाथी, पैदल, घोड़े, ऊंट, इस प्रकार के जो सैनिक विद्यमान थे, हाथी पर बैठ के युद्ध करने वाला, घोड़े पर बैठ के युद्ध करने वाला, पैदल युद्ध करने वाला, इस प्रकार के सैनिक थे। इन सेना की मदद से उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। छात्रों, प्रशासन को दुरुस्त करने के बाद अब उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार पर नियंत्रण, अर्थात जो अर्थव्यवस्था थी उसका उसने क्या किया, सुधार किया। अर्थव्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल सेना की आवश्यकता है और विशाल सेना किस प्रकार से रखी जानी चाहिए कि सेना को कम वेतन दिया जाए और अधिक से अधिक काम दिया जाए। तो कम वेतन में अधिक काम लेने के लिए उसने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली अर्थात अर्थव्यवस्था उसके पर उसने नियंत्रण स्थापित किया और उसने अपने प्रशासन में क्या किया, आर्थिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। तो उसके प्रमुख आर्थिक सुधार क्या थे वो हम उस पर चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किया। सबसे पहले उसने क्या किया, बाजार पर नियंत्रण किया। बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना था उस समय बाजारों में उत्तम किस्म की वस्तुएं नहीं आ रही थी। बाजारों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, कालाबाजारी हो रही थी, मुनाफाखोरी हो रही थी।
मिठाई, मांस, घोड़े, दुधारू पशु, गुड़, शक्कर, रुई, कपड़ा, जौ, चना, दाल, दूध। इस प्रकार से जो मनुष्य के दैनिक उपयोग में आती थी वस्तुएं, जैसे अनाज है, दालें, तिलहन, चावल, घी, गुड़, तेल, घोड़े, मांस, दुधारू पशु, दूध, शक्कर, रुई, कपड़ा, जौ, चना, दालें, इस प्रकार की जो दैनिक उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं ऐसी थी जिनका उपयोग लोग रोजाना करते थे, उनके उसने क्या किया, दाम निर्धारित कर दिए। दाम निर्धारित करने के बाद में उसमें उनकी जो लगातार महंगाई बढ़ रही थी, उस महंगाई पर भी उसने क्या किया, रोक लगाने का प्रयास किया और मादक पदार्थों को उसने पूरी तरह बंद कर दिया। यदि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन अर्थात शराब का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसे दिल्ली से बाहर निकाल कर गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ने भी मादक पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से बाजार पर नियंत्रण हो गया, आसानी से लोगों को सामान मिलने लगा, उचित मूल्य पर सामान मिलने लगा और उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में माल मिल सके, सामान मिल सके, इसलिए उसने क्या किया, उचित वितरण की व्यवस्था, उचित वितरण की व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने उचित वितरण की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में 3 बाजारों का निर्माण करवाया गया। उसमें अकाल व सूखे के समय में भी भारी मात्रा में अनाज रहता था। बर्नी नाम का विद्वान बताता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 3 बाजार दिल्ली में बनवाए गए और साथ में बर्नी नाम का विद्वान ये भी बता रहा है कि जब अकाल व सूखा पड़ गया उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में किसी भी प्रकार की अनाज की कोई कमी नहीं आई। अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ थे उनकी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आई। इसका कारण क्या था कि उचित वितरण की व्यवस्था और बड़े बड़े गोदामों का निर्माण करवाया। उन गोदामों में अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज का भंडारण किया, जिसके कारण आपातकाल में भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। बाजार पर जो नियंत्रण स्थापित हो रहा है, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या हुआ कि मंडी पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। इसके अतिरिक्त व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना भी जरूरी था। व्यापारी सही तथा उचित मूल्य की तालिका अपनी दुकानों में रखते हैं या नहीं, इसके लिए ये भी आवश्यक था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दीवान-ए-रियासत नामक जो अधिकारी था उसकी नियुक्ति की। दीवान-ए-रियासत नाम का अधिकारी क्या करता था, दीवान-ए-रियासत नाम का अधिकारी बाजार पर नियंत्रण रखता था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, कालाबाजारी करने वाले, घूसखोरी करने वाले लोगों पर नियंत्रण स्थापित करता था। और इस दीवान-ए-रियासत नाम के जो सर्वोच्च बाजार का अधिकारी है, इसकी सहायता के लिए गुप्तचर, इसकी सहायता के लिए कौन थे, गुप्तचर, लेखक, निरीक्षक इसकी सहायता करते थे। गुप्तचर साधारण वेश में अलग अलग प्रकार के वेश बनाकर बाजारों में गुप्तचरी करते थे और पता लगाते थे कि किस जगह कालाबाजारी हो रही है, कहाँ अत्यधिक भाव पर सामान बेचा जा रहा है, कहाँ मूल्य तालिका जो सामान की मूल्य की तालिका नहीं लगा रखी है, इस बात की जानकारी दीवान-ए-रियासत को देता था। लेखक उसे लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस निकालते थे। तो निरीक्षक उस समय तत्काल पहुंचते थे। गुप्तचर द्वारा जब सूचना दी जाती थी तब दीवान-ए-रियासत निरीक्षकों को बाजार में देखता था और बाजार में पहुंचकर ये ऐसे जो कारोबारी थे, ऐसे व्यापारी थे जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर ये क्या करते थे, उनको पर ये जुर्माना लगाते थे, उनको पकड़ते थे और कठोर से कठोर दंड देते थे। तो इस प्रकार
प्रकार से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और मजबूत अर्थव्यवस्था करके मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण क्या हुआ, लोगों को उचित समय पर उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलने लगी और इसी बाजार नियंत्रण के कारण अलाउद्दीन ने कम वेतन पर अधिकतम सेना रखने का कार्य किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसके करों में भी कई प्रकार के करों में सुधार किए। अब उसकी थी कर व्यवस्था है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो सर्वाधिक कर वसूलता था। माल गुजारी इसने कितनी हो गई, माल गुजारी 50% तक इसने माल गुजारी वसूली। अलाउद्दीन खिलजी जजिया कर, ज़कात कर, जजिया कर, ज़कात कर, खम्स, खिराज, आवास कर, पशुओं पर कर, चारागाह, चोंगी कर, चारागाह, चोंगी कर,